औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लाइपोमा पे है। लाइपोमा आम किस्म की गिल्टियाँ होती हैं जो जिस्म पर मुख्तलिफ़ जगहों पर मसल्स पर बन जाती हैं और इनको डॉक्टर अक्सर जो है वो कहते हैं लिपिड्स की गिल्टियाँ या इसको चर्बी की गिल्टियाँ, इनके नाम से जाना जाता है। और अक्सर इसको जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये आपको जो है ट्यूमर हो गया है, रसौली हो गई है। तो ये ट्यूमर, रसौली और ये जो सारे नाम हैं ये इसके असल नाम नहीं है। इसका असल नाम ये इसको कहते हैं कि लाइपोमा है। लाइपोमा जिस्म में जब रेशा, बलगम और चर्बी बढ़ जाती है तो जिस्म में हरारत की कमी की वजह से रेशा, बलगम और चर्बी तहलील होने की बजाय जमकर गिल्टियाँ और रसौलियाँ बन जाती हैं। वैसे तो जिस्म में कई अक़साम की गिल्टियाँ और रसौलियाँ पाई जाती हैं। इनमें से दो अक़साम की गिल्टियाँ जो है वो ज़्यादा मशहूर हैं। एक जो सौदा की बनती हैं जिसको फाइब्रोमा कहते हैं। फाइब्रोमा पे हम डिटेल से बाद में बात करेंगे कि फाइब्रोमा क्या चीज़ है। और दूसरी जो है लाइपोमा, लाइपोमा जो है वो आम तौर पर ज़्यादा देखने में आती है। ये सदावी मिजाज का मर्ज़ है। जब तिबी लिहाज से खुश्की और सर्दी जिस्म में बढ़ जाती है तो गोश्त के साथ मौजूद चर्बी एक जगह जमकर गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ठीक है जी। और लाइपोमा नरम बगैर दर्द वाली गिल्टियाँ होती हैं, यानी ये पेनलेस होती हैं और नरम होती हैं। लाइपोमा की बजाय अगर हम देखें फाइब्रोमा, तो फाइब्रोमा जो है वो ज़रा सख्त होती है, लेकिन वो हमारा आज का मौजू नहीं है और वो दर्द वाली गिल्टियाँ होती हैं वो। और जब मादा मर्ज जिस्म में कम हो तो गिल्टियों और रसौलियों में दर्द नहीं होता, लेकिन अगर उसमें बीमारी के असरात यानी इन्फेक्शन मौजूद है तो फिर उसमें दर्द होनी शुरू हो जाती है। जब मादा मर्ज जिस्म में ज़्यादा हो तो गिल्टियों और रसौलियों में दर्द होता है और वो सख्त होती हैं। मोके, गिल्टियाँ और रसौलियाँ ये कैंसर की इब्तदाई शक्ल कहा जा सकता है इसको, क्योंकि एक जो तब्दीली है वो बॉडी में तो आना शुरू हो गई है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो डॉक्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए और टाइम पर उसका इलाज करना चाहिए। और कैंसर इसकी कह लें कि एक तरक्की याफ्ता शक्ल होती है जो गिल्टियों की। गिल्टियों और रसौलियों का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो ये मर्ज कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसी तरह नरम और सख्त गिल्टियाँ और रसौलियाँ, दर्द और बगैर दर्द वाली गिल्टियाँ और रसौलियाँ या नरम और बगैर दर्द वाली गिल्टियाँ और रसौलियाँ इस मर्ज की इब्तदाई शक्ल हैं। सख्त और दर्द वाली गिल्टियाँ, रसौलियाँ ये मर्ज की तरक्की याफ्ता शक्ल हैं। जब मादा मर्ज जिस्म में और गिल्टियों और रसौलियों में ज़्यादा देर तक रुका रहता है तो वहाँ तोफ़न पैदा होता है। जिस चीज़ में तोफ़न पैदा हो यानी इन्फेक्शन बन जाए तो वो तुर्श हो जाती है, फिर इसमें गैस और तेज़ाबियत पैदा हो जाती है। वो मैंने आपको डिटेल से उसमें भी बताया सोराइसिस में कि वेट सोराइसिस जो होता है उसमें क्या होता है। और गैंग्रीन में भी ये बात हो चुकी है कि वेट गैंग्रीन क्या होती है। वो वही होती है जिसमें ये गैस पैदा हो जाती है। गैस वाली गैंग्रीन भी हमने पढ़ी थी। तो वो गैस तब भी पैदा होती है जब उस वहाँ पे तुर्शी पैदा होती है, तेज़ाबी मैदा पैदा होता है। और तुर्शी या तेज़ाबी मादा जब वहाँ पैदा होता है तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। गैस दर्द पैदा करता है, तेज़ाब जिस्म को खाना शुरू कर देता है। जो हमारे फोड़े, फिंसियाँ होती हैं ना, उसमें असल में यही असल रीज़न होती है कि वहाँ तेज़ाबी मादा बढ़ गया होता है। फिर इससे अगला अमल हड्डियों को खोखला और पट्ठों को कमज़ोर कर देता है। इस दर्जा तक पहुंच जाए तो इस इन्फेक्शन को कैंसर कहते हैं। चिरबीली गिल्टियाँ, रसौलियाँ जिनको हम लाइपोमा आमतौर पर कहते हैं, ये ज़ेरे जिल्द होती हैं, जिल्द के नीचे होती हैं और ये गोलाई में होती हैं। इस वजह से इनको कैप्सूल जो ट्यूमर भी कहा जाता है कि ये गोल होती हैं या कैप्सूल की तरह से होती हैं। कैप्सूल में दो खसूसियात पाई जाती हैं। एक चीज़ तो यह है कि कैप्सूल के अंदर का मादा जो है ना बाहर हमें नज़र नहीं आता। इसी तरह से इनके ऊपर भी एक कवर होता है जिसकी वजह से ये दूसरे गोश्त के साथ, खून के साथ मिक्स नहीं होती हैं। ये अलग ही पड़ी होती हैं। इनको थोड़ा सा हिलाएँ तो हिल जाती हैं अपनी जगह से। और ये बाज़ दफ़ा ओवल शेप की होती हैं, बाज़ दफ़ा अंडे की शक्ल की, बाज़ दफ़ा यह है कि वो बिल्कुल गोल होती हैं। ये मुल्हका गोश्त से जुड़ी हुई नहीं होती हैं और हिलाने से हरकत करती हैं। आप अपने हाथों से इन रसौलियों को टटोल कर देखें, अगर ये नरम, गोल और मुल्हका किस्म की लाइपोमा गोश्त से जुड़ी हुई नहीं है तो ये लाइपोमा की रसौलियाँ हैं।
यानी तशखीस भी साथ ही बता दी गई है कि ये अगर आप इस तरह से हाथ से इनको तशखीस करें तो ये पता चल जाता है कि ये लाइपोमा है। अगली चीज़ ये है कि जब इनको आप पकड़ते हैं तो पेशेंट को दर्द नहीं होता है, तो यानी ये पेनलेस होती हैं। 1-2% मरीज़ों में दर्द भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर इनमें दर्द नहीं होता। ये गिल्टियाँ इंसानी जिस्म को बदनुमा बना देती हैं। ये ज़्यादातर इन लोगों में पैदा होती हैं जिनके खून में पाए जाने वाले रेड सेल्स यानी हीमोग्लोबिन 14 से 18 के दरमियान यानी मकदार में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब लोग ये कहते हैं जी रेड ब्लड सेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, हालांकि जब 14 से ऊपर होने शुरू हो जाते हैं तो वो आपको लाइपोमा की तरफ ले जाता है। रेड हर चीज़ की एक बैलेंस है ना, तो उस बैलेंस से कोई चीज़ जिसमें ज़्यादा हो तो फिर यह है कि ये चीज़ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इसके काजेज़ क्या हैं, असबाब क्या हैं? जिसमें जब रेशा, बलगम और चर्बी बढ़ जाती है तो जिसमें हरारत की कमी की वजह से रेशा, बलगम और चर्बी तहलील होने के बजाय जमकर गिल्टियाँ और रसौलियाँ बन जाती हैं। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग भी मेहनत मुशक्क़त नहीं करते हैं आमतौर पर उनको होती हैं ये, लेकिन काजेज़ में ये चीज़ तो आ गई है। अगर आप प्रैक्टिस में देखें तो बाज़ दफ़ा बिल्कुल तिनके की तरह पतले लोग और बड़ी मेहनत करने वाले लोग, उनमें भी लाइपोमा होती है। तो उनकी क्या रीज़न है हम वो भी देखते हैं। जिस्मानी गिल्टियाँ सौदा और जो है से पैदा होती हैं, ये सुदावी मिजाज का मर्ज है। जब तिबी लिहाज से खुश्की व सर्दी जिस्म में बढ़ जाती है तो गोश्त के साथ मौजूद चर्बी एक जगह जमकर गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन इसके साथ साथ ये काज के अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जो इसका काज बनती हैं, जो लाइपोमा का। तो हम उनको भी ज़रा देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो लाइपोमा का काज बन रही हैं। और वो मोटापा या जो चर्बी ज़्यादा होना ये चीज़ नहीं है, इससे हटकर भी हैं। तो उनको हम इस तरीके से देखते हैं कि अच्छा, लाइपोमा ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके चर्बी वाली जिस्म पर ही बने, ये मसल्स में भी बन सकती हैं, आपकी नेक पे भी, बैक पे भी और जिस्म के हर हिस्से पे बन सकती हैं। और लाइपोमा के लिए ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये कोई एज फैक्टर भी हो कि किस एज फैक्टर में बनती हैं। हाँ, अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि ख़वातीन में मर्दों की निस्बत ये ज़्यादा बनती हैं और मर्दों में आमतौर पर मल्टीपल होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और औरतों में बाज़ दफ़ा एक होती है। और हर 1000 में से तहकीक के मुताबिक एक फ़र्द दुनिया में ऐसा है जिसको लाइपोमा मौजूद है। इसका मतलब है कि ये मतलब बहुत बड़ा एक कॉमन मर्ज़ है जो पूरी दुनिया में मौजूद है। तो इसके हवाले से, जो काजेज़ के हवाले से जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो होती हैं बीमारियाँ और बाज़ किस्म के ऐसे ट्रीटमेंट जो चर्बी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो फिर जो है वो लाइपोमा का बायस बनती हैं। बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको टीबी होती है, उनमें प्रोटीन कम हो रही होती है लेकिन उनमें लिपिड्स जो है वो बढ़ रहे होते हैं। अब वो लिपिड्स जो बढ़े हुए हैं, प्रोटीन कम है पूरे जिस्म में, तो वो ज़ाहिर है जो बढ़े हुए प्रोटीन है वो उसमें लाइपोमा का बायस बनते हैं। अब इसका डायग्नोज के वाले से अगर हम देखें तो डायग्नोज करने के लिए सीधा सीधा तो हमारे पास एक जो आसान सा तरीका है वो तो हम अपने हाथ से देख लेते हैं। हाथ से देखने के बाद अब देखना यह है कि ये फाइब्रोमा है या ये अल्लाह ना करे कि कोई मैलिग्नेंसी है, कोई कैंसर है। तो उसको देखने के लिए हमारे फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं। सबसे पहले तो हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से ये देखते हैं कि इसका साइज़ क्या है। दूसरा, उसके अंदर कोई ऐसी रेशे आपको महसूस हो रहे हैं कि हो ना पेनफुल है या कुछ है, तो फिर उसका CT स्कैन है, MRI है, किसी ऐसी जगह पे है, सर पे है या किसी और जगह पे बनी हुई है तो उसका CT स्कैन हो सकता है। फिर यह है कि किसी ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे उसको हम MRI के ज़रिए से देख सकते हैं तो उससे देखा जाए। फिर एक्सरे के ज़रिए देखा जा सकता है कि इसकी हड्डी के साथ कितनी दूर है, कितनी अटैचमेंट है, क्या चीज़ है, वो पता चलना शुरू हो जाता है उससे। और अगर डॉक्टर को ये शक हो कि ये लाइपोमा जो है खुदा न खास्ता कैंसर की सूरत इख्तियार कर रहा है तो उसकी फिर हम बायोप्सी करवा लेते हैं। बायोप्सी करवाने के बाद से फिर पता चल जाता है कि ये अल्लाह ना करे कोई कैंसर की गिल्टी तो नहीं है। तो ये इसकी बड़ी बड़ी जो मैंने बताई है तशखीस के हवाले से कि ये है। अब हम अगर इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो इसमें उसकी अलामात के मुताबिक इलाज होता है। जैसे सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को पसीना ज़्यादा आ रहा है
उसके पसीने से स्मेल आ रही है, जिस्म के किसी एक हिस्से से पसीना आ रहा है और जिस्म बंदे का फरबा है या सर बड़ा है, तो इस तरह की अलामत अगर आएँ तो उसमें कलकेरिया कार्ब जो है वो हमारी बड़ी अच्छी मेडिसिन है, जो लाइपोमा का बहुत अच्छा इलाज है। इसमें पसीने का ज़्यादा आना और सर्दी से सेंसिटिविटी, और तीसरी चीज़ जो है कि अलम गलम चीज़ें खाने की ख्वाहिश, मतलब मट्टी खाने की, स्लेटी खाने की, अंडा खाने का उसको ज़्यादा शौक़ ना होगा, बल्कि वो अंडे का छिलका खाने का शौक़ होगा। छिलके पड़े हुए हैं वो चबा चबा कर खा रहा होगा, यानी उसको उल्टी पुल्टी चीज़ें खाने की चीज़ जो है ना ख्वाहिश होती है। अचार है बहुत ज़्यादा, वो खाना, ये चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। अच्छा, इसी तरीके से इससे थोड़ी सी मुतज़ाद मेडिसिन अलामात से, वो है सल्फ़र। सल्फ़र में क्या है? सल्फ़र में यह है कि ये बड़ी अच्छी रेमडी है, ख़ास तौर पर जब किसी मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से गिल्टियाँ बन गई हों और गर्मी महसूस होती हो। कलकेरिया कार्ब का पेशेंट जो है वो सर्दी से सेंसिटिव है। अच्छा, इसको गर्मी फील होती है, इस तरह से वो गर्मियों में भी कंबल ओढ़ता है जो कलकेरिया कार्ब का पेशेंट है और ये जो है ये सर्दियों में भी अपने लिहाफ में से पाँव बाहर निकाल कर सोता है। तो इसकी हर जगह पे गर्मी है। मकद में अगर जो है ना संजा कर रहा है वहाँ गर्मी महसूस हो रही है, ये इसके होंठ जो हैं इसके अंदर गर्मी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, इसकी वजह से अगर कोई गिल्टियाँ हैं और उसके साथ सल्फ़र की अलामत हैं तो बेहतरीन मेडिसिन है ये। इसी तरीके से अगर पेनफुल गिल्टियाँ हैं लेकिन उसके साथ बीपी हाई रहता है, सर गर्म रहता है और बाज़ दफ़ा पेनलेस भी होती हैं, तो उनके लिए हमारी मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना बड़ा अच्छा काम करती है जो लाइपोमा पे। अगर उसके साथ जो है ना हमें ये अलामत मिल जाए बेलाडोना की तो अच्छा। इसके अलावा एक गिल्टियों की, लाइपोमा की मानी हुई मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं थूजा। थूजा जो है साइकोसिस के पेशेंट की मेडिसिन है और थूजा का पेशेंट जो है उसको वेट रहना बहुत ज़रूरी होता है कि वो उसकी जो स्किन है ना वो वेट रहती है, सर्दियाँ गर्मियाँ, ठीक है, उसमें खुश्की उसकी स्किन पे बहुत कम होती है। और ये जो वेटनेस है वो पेशेंट को तो नहीं इतनी फील होती, लेकिन साथ वाले को ये फील होता है कि जैसे उस कराहत सी आती है और ये चीज़ होती है। और इसमें बाज़ दफ़ा मौके भी होते हैं ऐसे पेशेंट को। अगर पेशेंट को मौके भी हों और साथ ये है कि गिल्टियाँ भी हैं, लाइपोमा भी है, तो आप थूजा दें साथ उसके, अगर वो वेट भी है तो थूजा के साथ आप सिस्ट स्कैन जो है वो मेडिसिन दे सकते हैं हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पर। ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन जो है वो इसके लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लाइपोमा के लिए, और वो बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बड़े तजर्बा का डॉक्टर के कभी हम नाकाम नहीं हुए इसमें। वो क्या है वो ज़रा सुन लें आपके, काली आयोडाइड 6x में और कलकेरिया फ्लोर 6x में और टाइटा कार्ब ये दी जाएं। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें मौके हैं और उसके साथ गिल्टियाँ हैं तो उसमें सिलेशिया 6x और थूजा 200 में ये रेगुलर दी जाए तो उससे ये बड़ी अच्छी तरीके से जो है ना ये बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। अच्छा, लाइपोमा में अगर हम घरेलू टोटकों के बात करें होम रेमडीज़ के हवाले से, तो इसमें यह है कि आप पेशेंट को कहें कि स्वीट जो है ना उसको बंद कर दें, मिठाइयाँ, चीनी और ये चीज़ें जो है ना उसको रोक दे। इसके अलावा ये जो चिकन है इसको, ब्रायलर जिसको ख़ास तौर पर कहते हैं, ये ना खाए। सिल्वर स्टील के बर्तन में पका हुआ खाना ना खाए। और इसके अलावा विटामिन डी को पूरा करने के लिए वो रोज़ाना सुबह को हर सूरत धूप ले ठंडी, और इसके अलावा वो एक्सरसाइज हल्की फुल्की रोज़ाना करे और गर्म पानी पीना जो है ना उसको मामूल बना ले, तो ये लाइपोमा को जो है वो कंट्रोल भी किया जा सकता है और इसको का इलाज भी किया जा सकता है इसके ज़रिए से। एक तो पेशेंट को कब्ज़ ना होने दें, और लाइपोमा के लिए थोड़ी सी हल्दी लेकर उसे नीम के तेल में मिक्स कर लें और गिल्टियों के ऊपर लगाएं। इससे गिल्टियों को आहिस्ता आहिस्ता नरम होकर ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ ही अगर आप इसके साथ होम्योपैथिक दवाई देंगे तो असरात मल्टीपल हो जाएंगे।
और अलसी का तेल जो है वो भी पीने के लिए भी और लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी और चेरी, ये दोनों फल जो हैं वो हमारे लाइपोमा को ख़त्म करने में अच्छा किरदार अदा करते हैं। मछली का तेल भी रसौलियों में मददगार साबित होता है। खुद मछली खाना भी जो है ना इसके लिए बेहतर है, और मछली का तेल जो है वो लगाना ऊपर या उसको खाने के लिए इस्तेमाल करना वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है इस हवाले से। और इसको ऑपरेट करवा के निकाल देना कोई हल नहीं है, सर्जरी जो है इसका हल नहीं है, इसलिए कि अगर आप सर्जरी करवाएंगे एक जगह पे तो उस पर और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। ज़ाहिर है सर्जरी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वहाँ पे कोई दूसरी इन्फेक्शंस आ सकती हैं। दूसरा ये है कि आपने उसके काज को तो दूर नहीं किया, और इसकी बुनियाद पर किसी और जगह ये गिल्टी बन सकती है। और अगर किसी ऐसी जगह पर गिल्टी बन गई कि जो आपके जो रोज़ाना के फंक्शंस हैं बॉडी के, उनमें कोई रुकावट पैदा करेगी तो वो मज़ीद नुकसानदेह होगी। तो इसलिए ऑपरेशन करवाने की बजाय इसका होम्योपैथी के ज़रिए से इलाज करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जिस्म के किसी हिस्से पे भी हो सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो इसके हवाले से थी। अच्छा, साइज़ भी का भी यही मसला है कि बाद दफ़ा वो कर देता है जो है ना, वो वेरिएट कर देता है, कभी वो छोटा कभी बड़ा। आमतौर पर ख़वातीन में बड़ा बड़ा साइज़ हो जाता है जो है ना वो हैवी, और मर्दों में आमतौर पर 3 से 4 इंच का होती है वो मैक्सिमम। बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।